तो ये नौकरी का जुगाड़ नहीं है, ये भागीदारी को सुनिश्चित करने का जुगाड़ है, कार्यक्रम है। हम सब इसका समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जितने भी रिजर्वेशन पे हैं, अगर उनका एम्पायरिकल स्टडी हो, शोध हो, उस शोध में सरेआम निकल के ये आता है कि कहीं ना कहीं किसी बाइस्ड मानसिकता के साथ फैसले लिए गए, झुकाव हुआ। पार्लियामेंट में तो लोग पहुंच जाते हैं रिजर्वेशन की वजह से, जहां SC ST के लिए रिजर्वेशन है, नुमाइंदे पहुंच जाते हैं। और ज़्यादातर नुमाइंदे इस तरह के होते हैं जो एक तरह से बिल्कुल नपुंसकता का काम करते हैं, अपने समाज की वो आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। तो उस बात को ना ध्यान में रखते हुए भी 50% की कैप लगाने के पीछे भी वर्णवादी मानसिकता के लोगों का काम था। और अब हमें इस कहने में, चर्चा करने में कोई दोष नहीं कि उस वक़्त उस बेंच में भी जो लोग थे वो वर्णवादी मानसिकता से ग्रस्त लोग थे, जो जजों के रूप में बैठे थे, जो कि एक तरह से जुडिशल धोखा दे रहे थे देश के साथ, कि जजों के रिटायरमेंट से पहले के दिए हुए फैसले और रिटायरमेंट के बाद उनकी जॉब की सुनिश्चितता की गारंटी देते हैं। और इस तरह से ऐसे फैसले देश में आते हैं। इससे देश कमज़ोर होता है और संविधान कमज़ोर होता है। एक तो देश में जो बहुत सालों तक दुष्प्रचार होता रहा रिजर्वेशन के नाम पे, आरक्षण के नाम पे, और कुछ लोग दुष्प्रचार करते रहे जो सिस्टम पे कब्जा किए हुए थे और जो लगातार सिस्टम पे कब्जा रखना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के हाथों में सरकार रही, उन्हीं लोगों के हाथों में जुडिशरी रही, उन्हीं लोगों के हाथ में प्रचार तंत्र रहा। इन्होंने लोगों के दिमाग में डाल दिया ये रिजर्वेशन बहुत गलत चीज़ है और इसमें योग्य लोगों की बजाय बिना योग्यता के लोग आ जाते हैं और दूसरों का हक मारा जाता है। ये दुष्प्रचार करके इस देश के बहुजन समाज को भी गुमराह करने की कोशिश की लगातार होता रहा देश में। साथियों, ये रिजर्वेशन का असली मतलब है भागीदारी। सिस्टम में जहाँ जहाँ भागीदारी पूरे समाज की हुई है, बहुजन समाज की हुई है, वहाँ पे दिन रात का परिवर्तन हम देख सकते हैं। उस डिपार्टमेंट में, उन जगहों पे जहाँ सभी लोगों की भागीदारी हुई है, माहौल बदलता है। तो ये नौकरी का जुगाड़ नहीं है, ये भागीदारी को सुनिश्चित करने का जुगाड़ है, कार्यक्रम है। हम सब इसका समर्थन करते हैं। और अब ये जितने भी तौर तरीके हैं, बहुत सारे चोर दरवाजे अभी भी निकाले हुए हैं और उसमें कहीं ना कहीं देश की जुडिशरी भी शामिल रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जितने भी रिजर्वेशन पे हैं, अगर उनका एम्पायरिकल स्टडी हो, शोध हो, उस शोध में सरेआम निकल के ये आता है कि कहीं ना कहीं किसी बाइस्ड मानसिकता के साथ फैसले लिए गए, झुकाव हुआ। और उन फैसलों में जो बैठे हुए जज हैं, अगर उन किस सामाजिक ताने बाने से वो लोग आते हैं, किस वर्ग से आते हैं, देश के कौन से समाज के वो लोग हैं, तो और भी ज़्यादा मुखर हो जाती हैं बातें कि देश के लोगों की हकमारी कैसे जुडिशल सिस्टम के द्वारा भी इस देश में होती रही है, जो कि अब हम पूरा रोकने का प्रयास करेंगे। साथियों, पार्लियामेंट में तो लोग पहुंच जाते हैं रिजर्वेशन की वजह से, जहां SC ST के लिए रिजर्वेशन है, नुमाइंदे पहुंच जाते हैं। और ज़्यादातर नुमाइंदे इस तरह के होते हैं जो एक तरह से बिल्कुल नपुंसकता का काम करते हैं, अपने समाज की वो आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। और पार्टियों में डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है, तो पार्टियों का वर्चस्व रहता है। जो लोग पार्टी के प्रोदा होते हैं वो उन लोगों की आवाज़ भी पार्लियामेंट में आने नहीं देते और वो लोग नाकामयाब रहते हैं। ये एक बड़ा विडंबना है पार्लियामेंट के सिस्टम की विदेश में, जहां बहुजन समाज की हकमारी लगातार पार्लियामेंट में भी उनको बोलने का समय कितना दिया गया और किन सामाजिक मुद्दों पर वो बोले। अगर इस बात का भी शोध हो तो ये स्पष्ट होता है देश के सामने, पार्लियामेंट ने भी इस देश के साथ धोखेबाजी की है। देश की पूरी आवाज़ जो देश के सामने आनी चाहिए थी, वो देश की आवाज़ दबाने की कोशिश पार्लियामेंट में भी हुई है, एक डेमोक्रेटिक देश में। दूसरे नंबर पे आते हैं एग्जीक्यूटिव, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है, जो परमानेंट सरकार होती है, सरकारी ऑफिसर जिसमें होते हैं IAS IPS और इस तरह के अधिकारी जो लोग होते हैं। बहुत बार वहाँ भी कभी रिजर्वेशन होगी नहीं होगी। इंदिरा साहनी का एक केस आया था 1992 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया था, उसमें भी अब देख सकते हैं वो जज लोग कौन लोग थे। और उन्होंने कहा 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकती।
जबकि कॉन्स्टिट्यूशन कोई परसेंटेज नहीं लगाता। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सामाजिक पिछड़ापन जहाँ भी है उन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, बराबर की भागीदारी देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है, पार्लियामेंट को ताकत देता है कि उन लोगों का रिजर्वेशन किया जाए और उनको नौकरियां दी जाए। तो उस बात को ना ध्यान में रखते हुए भी 50% की कैप लगाने के पीछे भी वर्णवादी मानसिकता के लोगों का काम था। और अब हमें इस कहने में और चर्चा करने में कोई दोष नहीं कि उस वक़्त उस बेंच में भी जो लोग थे वो वर्णवादी मानसिकता से ग्रस्त लोग थे, जो जजों के रूप में बैठे थे, जो कि एक तरह से जुडिशल धोखा दे रहे थे देश के साथ। धीरे धीरे माहौल बना, प्रेशर बना और रिजर्वेशन साउथ इंडिया में ख़ासतौर पर तमिलनाडु ने जो 50% से भी आगे बढ़ाने का काम किया। बार बार अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देखें और डिफरेंट हाई कोर्ट के फैसलों को देखें तो ज़्यादातर की कोशिश यही रही कैसे इन पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभाएं हो, उनके बनाए हुए कानूनों को कैसे डाइल्यूट किया जाए, कमज़ोर किया जाए, निस्तानबूद किया जाए। तो क्या करें भैया, ऐसी जुडिशरी का काम है कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली करना और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे देश को दिशा देने वाले लोगों को दिशा दिखाना, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे सरकारी ऑफिसर्स हो, कोई भी हो। मगर यहाँ पर जैसे बाढ़ खेत को खाती है, अगर इस देश की जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट होती और जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती, देश की ये दयनीय स्थिति नहीं होती जो आज के दिन है। और अभी भी जुडिशरी में भी क्या हुआ, जब लोग सरकार का उसमें हिस्सेदारी होती थी जज लगाने में, तो इन लोगों ने सोचा अब वहाँ कुछ बहुजन के समाज के लोगों की आवाज़ बुलंद होने लगी और वो लोग भी जुडिशरी में आ सकते हैं। तो इन्होंने लगा खतरा है, तो फिर एक केस डलवाया जाता है और उस पर एक फैसला आता है। और कैसे कैसे जजों ने अपने हाथ में ही जज लगाने की पावर ले ली, जो दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। उसके बावजूद भी देखा गया कि पूरे देश में चंद परिवारों के कुछ खास लोग हैं, पूरे गिनती के लोग हैं, जो बार बार, जैसे पॉलिटिक्स में भी बाप के मरने के बाद या बेटे को अपनी हायरार्की में वहाँ से इलेक्शन लड़ाना, ये तो होता रहता है, वहाँ तो जनता की भागीदारी होती है, वो हरा भी देते हैं। मगर जुडिशरी में काफ़ी लोग वही बाप बेटे, नाती पोते या जानकार लोग, वही लोग आते रहे और ये बेईमानी चलती रही कि बहुजन समाज के वकील, योग्य वकील नहीं मिल रहे। ये जानबूझ के किया हुआ एक ड्रामा है, क्योंकि ज़्यादातर जज देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो लगते हैं वो ज़्यादातर वकीलों में एक चर्चा है, हम भी कहते हैं कि वो सरकारी जज के रूप में काम करते। सरकारी जज का क्या मतलब, वो कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम में पैनल पे आके काम करते हैं और वहाँ पे उनको केस काफ़ी करने का मौका मिलता है और उन्हीं में से लोगों को जज बनाया जाता है। ये हकमारी है स्पष्ट। जज बनाने के लिए ईमानदारी कोई पैरामीटर नहीं है कि सबसे पहली अगर कोई जज बनाने के लिए योग्यता है वो सिर्फ़ और सिर्फ ईमानदारी होनी चाहिए। अब साथियों, सुप्रीम कोर्ट का भी सारी जजमेंट्स को देखने का भी कोई केंद्र, कोई यूनिवर्सिटी ऐसा काम नहीं करती जो जजमेंट को देख के ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करवाने के लिए सरकारों पे अंकुश लगाया है। बहुत सारे कानून ऐसे बना दिए गए जहाँ जुडिशरी कमज़ोर हो गई देश की। वो सारे के सारे ट्राइब्यूनल और कमीशन जितने हैं, चाहे ह्यूमन राइट कमीशन जितने भी हैं, उनमें रिटायर्ड जजों की अपॉइंटमेंट पक्की कर दी। ये रिश्वत है जुडिशरी को। ऐसे काले कानून देश से धराशायी हो जाने चाहिए थे और किसी भी पार्टी ने अभी इस पर कदम नहीं उठाया। ये कम से कम पार्लियामेंट में चर्चा होती रही कि जजों के रिटायरमेंट से पहले के दिए हुए फैसले और रिटायरमेंट के बाद उनकी जॉब की सुनिश्चितता की गारंटी देते हैं और इस तरह से ऐसे फैसले देश में आते हैं। इससे देश कमज़ोर होता है और संविधान कमज़ोर होता है। साथियों, देश में दो कानून सबसे ज़्यादा खतरनाक आज के दिन हैं, यूएपीए और पीएमएलए। ऐसे कानून पार्लियामेंट में पहली बात तो बनने ही नहीं चाहिए थे। पार्लियामेंट के क्वेश्चन मार्क है कि वहाँ के हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो लोगों के हकों के प्रति या संविधान के प्रति उनको ज्ञान है कि नहीं है। दूसरा, देश की जुडिशरी पे क्वेश्चन मार्क है कि इतने काले कानून जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को भी जेलों की सलाखों के अंदर बंद करते हैं और लोगों को जमानत नहीं मिलती, इससे साबित होता है कि कैसे जुडिशरी भी पंगु बनी रही। अब जाके कुछ जजों ने बोलना शुरू किया और देश के चीफ जस्टिस ने भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को भी कहा डरने की क्या ज़रूरत है, क्यों जमानत नहीं देते लोगों को। और कुछ सुप्रीम कोर्ट के जज मुखर होकर सामने आए हैं, जिनमें जस्टिस ओका, जस्टिस गवई और खुद अब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ये सामने आए हैं लोगों के लाइफ और लिबर्टी के पैरोकार बन के।
जस्टिस ओका ने तो कमाल कर दिया, जो संविधान की मूल चाहना थी। उन्होंने एक कोर्ट में प्रेमाइस में देखा कि वहाँ कुछ पूजा पाठ हो रहा है किसी उद्घाटन पे, उन्होंने ओपनली कहा कि इस देश में प्रियम्बल की पूजा होनी चाहिए, प्रियम्बल को बोलना चाहिए उच्चारण के रूप में भी, और कॉन्स्टिट्यूशन की पूजा हो, न कि ये ढोंग और पाखंड हो किसी एक संप्रदाय का। ये धर्म नहीं, संप्रदाय, चाहे वो किसी भी रीति रिवाज का कोई काम हो। और इस देश में सरेआम जाति और धर्म पे कोई वोट नहीं मांग सकता, उसके आधार पे इस देश में वोटिंग भी नहीं हो सकती। कोई अपने भाषण में ये नहीं कह सकता मुझे फलानी जाति की वोट चाहिए या मुझे फलाने धर्म की ही वोट चाहिए। मगर इस देश में पिछले अभी जो सरकारें हैं, सरकारें सभी इस तरह की शामिल रही हैं, मगर अब जो सरकार है 10 साल से, वो लगातार 2 ही बातों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, जाति और धर्म पे। जाति पे कैसे? क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर को अपनी खुद की जाति को जुगाड़बाजी से ओबीसी में शामिल करवाया, और ये देश के साथ धोखा है कि ताकि देश जाति के आधार पे उनके फेवर में वोट कर दे, और इसका इस्तेमाल भी किया, और इसके वजह से वोटें हुई भी इस देश में इस धोखेबाजी से। दूसरा, हिंदुत्व लाएंगे, और नई पार्लियामेंट में संविधान भी वो रखा जिसमें पूरी बात नहीं थी, जिसमें वो क्या समाजवाद की बात नहीं थी, और इवन एक लठ रखा गया, लठ, यानी इस तरह से पुलिस स्टेट बनाया गया कि लठ से देश को चलाएंगे, और लठ रखा गया, और एक ही संप्रदाय के लोगों के साथ बुला के पूजा पाठ करवाया गया, जो कि असंवैधानिक था। वो सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट में इसको इंटरफेयर करना ही चाहिए था, और हमेशा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास इतनी पावर है, वो कोई भी काम पे इमीडिएट, हमारे से ज़्यादा मजबूत तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, जो चीफ प्राइम मिनिस्टर को बुलाती है और जेल में ठोकती है गलत काम करने से। लुटियन जोन, जिसको समाज के लोग, देश के लोग लूट जोन कहने लगे हैं, इतना नज़दीक उसके बीच में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और वहाँ उनकी नाक के नीचे कोई गड़बड़ हो रहा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।